नमस्कार, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जहां पर हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली थी और 5वां हेडिंग थी हमारी सामाजिक जीवन, जो कि हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 5th नंबर है सामाजिक जीवन, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत हम कुछ हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि पहली हेडिंग है या फिर पहला पॉइंट है परिवार के बारे में बात करेंगे। मतलब उस टाइम में जो परिवार हुआ करते थे वो किस टाइप के हुआ करते थे। तो इसमें है पहला पॉइंट कि आर्य समाज प्रतिशर्तात्मक तथा था। पिता की संपत्ति पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। उस टाइम में जब आर्य समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, ठीक है। और पिता की जो संपत्ति होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, उसका जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था। उसी तरह अगला पॉइंट है कि नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में पिता शब्द, जो ऋग्वेद है उसमें जो पिता शब्द है वो 335 बार आया है और माता शब्द 234 बार आया है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि सुना सेप आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ये चीज़ आपकी ऋग्वेद में पता चलती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में पत्नी को जायदेस्तम अर्थात गृहिणी यहाँ पे जो नीचे रा उड़ता है वो सही नहीं उड़ पाया, ठीक है। ये ऊपर ग्रह वाला है और घर वाला जो गृहिणी होता है वो नीचे उड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। गृहिणी मतलब पत्नी ही ग्रह है कहा गया है, ठीक है ना। अगला है कि संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। और अगली हम बात करेंगे वर्ड व्यवस्था की। हमने परिवार की बात कर ली, अब हम वर्ड व्यवस्था की बात करेंगे। वर्ड व्यवस्था में पहला पॉइंट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। और इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ये चारों जातियों की जो बात हुई है वो हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुई है, ठीक है ना, बताई गई वहाँ पे। अगला पॉइंट है कि वैश्य एवं शूद्र शब्दों का ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है। ये चीज़ जो है वो ऋग्वेद में आपको पता चलती है कि वैश्य एवं शूद्र ये दोनों जातियाँ हैं, इनका जो उल्लेख है वो सिर्फ एक बार हुआ है, इनके शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। इसी प्रकार अगला है कि शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में 9वें मंडल में एक ऋषि यह कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता वैद है तथा मेरे पिता वैद हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं। साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि ने कहा है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। आइए अब हम बात करने वाले हैं वस्त्र और उनके आभूषण की, ठीक है ना। तो वर्ण आभूषण में हम आपको बात बताएं तो इसमें क्या था, इसमें मतलब आर्य जो लोग थे वो आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला जो था कि वो था अधोवस्त्र जिसको हम निवि बोलते थे। उसके दूसरा टाइप था उत्तरीय जिसको हम बास बोलते थे। और तीसरा जो टाइप था वो था हमारा अधिवास, ठीक है ना। ये 3 टाइप के, ये 3 प्रकार के वस्त्र थे जो आर्य लोग पहना करते थे। आइए इसी में हम वस्त्र में बात कर रहे थे तो हम बताएं कि सिर पर ऊष्णी मतलब पगड़ी धारण करते थे। इसी प्रकार से निष्क गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम लिया जाता था। अगला है कि विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र बाध्यु कहलाता था। उसी प्रकार अगला है कि न्योचनी एवं कुरीर विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण थे। अगला है कि कुंभ एवं कुरीर सिर के आभूषण थे। रत्न वज्र स्थल का आभूषण था। इसी प्रकार अगला है कि खादी, एक जो खादी हुआ करता था उस टाइम वो कंगन था, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है कि आर्य विशेष अवसरों पर मांस तथा मदिरा मतलब सोमरस होता है, ठीक है, का प्रयोग भी करते थे। और अगला है कि बीड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र था। उस टाइम में जो बीड़ा था वो प्रमुख वाद्य यंत्र था। आइए अगला है विवाह। जो विवाह की बात करें उस टाइम मतलब सामाजिक जीवन में किस तरह विवाह हुआ करते थे तो उसमें हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह
विधवा विवाह एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला है कि अंतरजातीय विवाह एवं बहुविवाह प्रचलित थे। नेक्स्ट है पुनर्विवाह एवं बहुविवाह भी प्रचलित थे। और अगला है कि पर्दा प्रथा एवं तलाक प्रथा प्रचलित नहीं थे। उस टाइम में जो पर्दा प्रथा और जो तलाक प्रथा थी वो प्रचलित नहीं थी, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो विवाह है, विवाह की बात करें मतलब विवाह कौन कौन से टाइप के होते हैं, वो सारी हम वीडियो मतलब सारी बात हम मतलब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ वीडियो हैं उसके बारे में हम उसके बाद हम बात करेंगे कि विवाह कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आइए आगे बात करें तो जो विवाह थे उसमें हम ऋग्वेद में अनुलोम विवाह के कुछ उदाहरण आपको बताएं तो पहला उदाहरण है कि ब्राह्मण विमद वर विमद जो था वो वर एवं कन्या एवं राजकन्या जो कि क्षत्रिय है कमघु का विवाह, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा है कि ब्रह्म ऋषि स्यावास्य एवं रथबीति की कन्या दामर्य का विवाह। और हम बात करें तो ऋग्वेद में प्रतिलोम विवाह के भी उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है कि महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ। और इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है कि महर्षि अंगिरस की पुत्री ने राजा अंसद के साथ विवाह किया, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई आपके समझ प्रस्तुत हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसमें पहला जो तथ्य है कि पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। अगला है कि आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था, मतलब जो आजीवन अविवाहित रहती थी कन्याएं उन्हें अमाजू कहा जाता था। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं थे, वे केवल सभा तथा विदध में भाग ले सकती थीं। स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थीं लेकिन युद्ध में सेना का नेतृत्व पुरुष ही करते थे। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे बहतू कहते थे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बस आप एक बार सही से देख लीजिए बिकॉज मैं अगर आराम से आपको बताऊं एग्जांपल देके तो वीडियो बड़ी होती है, वीडियो बड़े करने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करते हैं, अगला है कि शिक्षा। तो शिक्षा किस प्रकार थी, तो शिक्षा में कि स्त्रियां भी वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थीं तथा उन्हें यज्ञ करने का अधिकार भी था। उस टाइम में जो शिक्षा थी उस टाइम ये अधिकार था। अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, सचिन, पौलोमी का मतलब काछाव्रती, इंद्राणी एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी तथा मौखिक होती थी, मतलब उस टाइम की बात अगर हो रही है तो शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और मौखिक होती थी, मतलब लिखित नहीं होती थी, सिर्फ मौखिक दी जाती थी। और आइए अब हम बात करें दस्यु वर्ग की। दस्यु वर्ग क्या था, तो आइए इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का उल्लेख हुआ है। आर्यों के सबसे बड़े शत्रु दस्यु थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि दस्यु को अदेवयु, अदेवयु मतलब होता है कि देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाले, या फिर अब्राहन मतलब वेदों को ना मानने वाले, या फिर अन्य व्रत वैदिकोत्तर व्रतों को मानने वाले, या फिर अज्जीवन, अज्जीवन का मतलब होता है यज्ञ न करने वाले कहा गया है, ठीक है ना। इसके 3 नाम यहाँ पर दिए गए जिसके मतलब भी हमने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है कि दस्यु के लिए अनास, अनास का मतलब होता है चपटी नाक वाले, तथा मृद्रबाज मतलब कटुबाणी वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इन्हें एक स्थान पर अमानुष भी कहा गया है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद में वर्णित दस्यु संभवतः भारत के मूल निवासी थे। उसके बाद में और हम इतनी बात को यहीं पर रखते हैं और अगली वीडियो में हम 6 पॉइंट की बात करेंगे जिसमें कि हम आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है कि अभी भी हम ऋग्वैदिक कालीन मतलब ऋग्वैदिक काल के अंदर ही चल रहे हैं, जिसमें हमने चारों वेदों को पढ़ा, उसके बाद में कुछ व्यवस्थाएं देखी, ठीक है। व्यवस्थाओं के अंतर्गत छठा पॉइंट अगली वीडियो में आपको बताएंगे आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन की वीडियो के बाद एक वीडियो आपको और देंगे जिसमें कि हम कुछ नदियों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमारी ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात हम आगे आपको बताएंगे, तो बस आप वेट करते रहिए आर्थिक जीवन का, जो कि अगली वीडियो होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं अगर फिर कहूँ और हमेशा कहता आया हूँ, जैसा कि आपको पता भी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब तुम्हें लगे कि हाँ चैनल पर मुझे कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। वैसे मत करना, आपको कोई फोर्स नहीं किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।